चलो शुरू करें। क्या कहते हैं, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? नॉन मेटेलिक सिलेंडर, है कि नहीं? नॉन मेटेलिक सिलेंडर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड्स पढ़ा था। ठीक है। एक एक कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ, उसी से रिलेट, मतलब जो हमने पढ़ा है कल। अच्छा, एक काम दे करके गया था कि आप उसको पूरा कर लीजिएगा। आपने किया है? ठीक है, तो अच्छी बात है। लास्ट में, एक मिनट सुनना, लास्ट में जाते वक्त एक बार आंसर बोल देंगे, उसका मिला लीजिएगा, आप मैच करा लीजिएगा। ठीक है, एक मिनट सुनिएगा ध्यान से। देखो, एक पॉइंट चार्ज है, उसकी वजह से किसी डिस्टेंस आर पे जो फील्ड होती है कितना होती है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होती है ना फील्ड, ना। और एक स्फीयर हो ना, और वो मेटेलिक हो, तो चार सारे कहाँ पे होंगे? सरफेस पे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान से सुनिएगा। और किसी डिस्टेंस आर पे अगर फील्ड पूछता है और वो पॉइंट बाहर है, तब भी फील्ड का फार्मूला क्या होगा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और अगर कैसा है, वॉल्यूम में चार्ज भरा हुआ है, वॉल्यूम में चार्ज भरा हुआ है, तो वॉल्यूम में अगर चार्ज भरा हुआ है तो, और पॉइंट बाहर है जहां पे फील्ड निकालना है, फिर फार्मूला क्या होगा? सेम होगा। तो एक चीज नजर आ रही है, पॉइंट चार्ज हो, मेटल हो या नॉन मेटल हो, फील्ड जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? आर स्क्वायर। समझ आ रहे हैं? अगर पॉइंट कहां पे है? सरफेस से बाहर है, और लीनियर चार्ज की वजह से, लीनियर चार्ज की वजह से किसी डिस्टेंस आर पे जो फील्ड होती है ना, वो कितने के बराबर होती है? E इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इनफाइनाइट वायर के लिए है ना ये फार्मूला। अब देखिए इसको, मेटेलिक सिलेंडर हो तो पूरा चार्ज कहाँ पे होगा? सरफेस पे होगा। और अगर पॉइंट बाहर है, कहाँ पे है पॉइंट? बाहर है, तो फील्ड का फार्मूला क्या होगा? सेम होगा, बस इसमें लेमडा चेंज करना होगा। वो तरीका मैंने सिखाया है। और अगर सॉलिड है, सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड मतलब क्या? नॉन मेटल। अगर नॉन मेटल है, ठीक है, इस तरह से, और बाहर पॉइंट है जिस पे आपको फील्ड निकालना है, फिर फार्मूला कैसा होगा? ऐसा। तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके? ये वाला रिलेशन पूछा जा सकता है फील्ड का। समझ आ रही ना बात? और एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनिएगा, जितना हमने पढ़ा था उसी के अंदर एक चीज और नजर आई थी, ध्यान से सुनना। जैसे ये स्फीयर है ना, ये कैसा है? स्फीयर है। किसी डिस्टेंस आर पे फील्ड निकालते हो तो फार्मूला यही होता है ना। तो एक खासियत देखिए, अंदर वाली बात करते हैं। अंदर, अंदर वाली जो फील्ड आई थी, ये यूनिफॉर्मली पढ़ाया था। कैसा पढ़ाया था? यूनिफॉर्मली पढ़ाया था। अगर यूनिफॉर्मली की बात करते हैं, अंदर फील्ड कैसी होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? आर के। और अगर मेटेलिक है तो इसके अंदर फील्ड क्या होगी? यहां तक क्लियर है ना? चलो, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। अगर कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है? यूनिफॉर्मली। और अगर कैसा है? मेटल है, तो अंदर क्या होगी फील्ड? जीरो होगी। तो इससे पता चलता है कि अगर कोई स्फीयर, बे साले, ठीक है, अगर कैसा है? मेटल है, तो अंदर फील्ड क्या होगी? जीरो। और अगर नॉन मेटल है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? आर के। सेंटर पे फील्ड क्या होगी? जीरो होगी। तो अगर नॉन यूनिफॉर्मली होगा, कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो ई का रिलेशन आर के साथ कुछ भी हो सकता है। समझ आ रही ना बात? तो ये दो चीजें रटी रहनी चाहिए। अगर मेटल स्फीयर है तो उसके अंदर फील्ड क्या होगी? जीरो। अगर नॉन मेटल है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? आर के। ये इतनी बातें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको करने के बाद फिर आगे पढ़ते हैं। इसको कर लीजिए। हो गया ना ये बात? ये पूरा ओवरऑल रिजल्ट है, ये पढ़ा हुआ है आपका, है कि नहीं?
बस मैंने पॉइंट आउट कर दिया है कि ये चीज़ें इसके अंदर जो है वो इम्पॉर्टेंट सी है, बाकी इसके अलावा फार्मूला देख के चले जाइएगा बस। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग शीट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग चार्ज शीट। देखिए इस वाले से थोड़ा थोड़ा कैपेसिटर की खुशबू आनी शुरू हो जाएगी यहां से, है कि नहीं? इसके बाद कैपेसिटर ही पढ़ाना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग शीट। तो एक कोई नॉन कंडक्टिंग शीट है इस तरह से, और इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरह से। ठीक है, और ये बहुत बड़ी शीट है। ठीक, ये नॉन कंडक्टिंग का मतलब क्या है? देखो एक मिनट ध्यान से सुनना। अगर ये मेटेलिक शीट होती, बढ़िया से समझना इस चीज को, अगर ये मेटेलिक शीट होती ना तो इसको चार्ज देते तो दो तरफ आता है, एक इस तरफ आता और एक इस तरफ। अगर ये नॉन मेटेलिक है तो जानते चार्ज कहां जाएगा? अंदर घुस जाएगा, और एक लेयर बनेगी शीट की। कितनी लेयर? वो चार्ज की कितनी लेयर बनेगी? एक लेयर। और अगर ये मेटल होता तब दो लेयर बनती, एक उस तरफ और एक इस तरफ, बस यही फर्क है। समझ आ रहे ना? तो पहले हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? नॉन मेटल के लिए। क्लियर रहेगा ना? इसके अंदर चार्ज रहेगा, वन लेयर चार्ज है। ठीक, अब आप देखिएगा इसके लिए गॉसियन सरफेस कैसी मैं एज्यूम करूं? सिलेंड्रिकल एज्यूम करें। ध्यान से सुनना, ये जो चार्ज है ना बीच में फंसा हुआ, ये जब लाइन निकालेगा तो अपने चारों तरफ निकालेगा, लेकिन इसके हर तरफ पॉजिटिव चार्ज है। हर तरफ क्या है? तो इसकी लाइन कैसी हो जाएगी? सीधी। तो ऐसे बल्क में चार्जेस है ना, ये बहुत बड़ी सीट है, तो बहुत बड़ी सीट होगी तो फील्ड लाइन ऐसे निकलेगी और इधर की तरफ निकलेगी। समझ आए? एक सीट से इधर निकलेगी और एक सीट से इधर, दोनों तरफ फील्ड निकलेगी ना। तो इसलिए गॉसियन सरफेस जो लेंगे हम, वो कैसी लेंगे? सिलेंड्रिकल लेंगे। कैसी लेंगे? सिलेंड्रिकल। समझ आ रही ना बात? सिलेंड्रिकल ले लिया। अब फील्ड लाइन कैसे निकल रही? इस तरह से ना, और यहां पे क्या लिख लिया? एरिया इसका कितना है? ये जो ये वाला है, एरिया कितना मान लेते हैं? ए। अच्छा, जितनी सीट से दूरी ये है उतनी सीट से दूरी ये है। अब आप देखिए यहां पर, अच्छा ये वाला थोड़ा सा हिस्सा देखिएगा और ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ये वाला पार्ट ना, बढ़िया से ये पाइप है ना, ये क्या है? पाइप जैसा है ऐसे। अच्छा, तो बीच में जो है ना ये कैसा है? डिस्क जैसा होगा, जो चार्ज की लेयर होगी। नहीं समझ आ रहा है? गोल गोल सा होगा, डिस्क जैसा, सिक्के के जैसा होगा ना, उसमें क्या होगा? चार्ज होगा, और इधर क्या होगा? सिलेंडर, और इधर क्या होगा? सिलेंडर। और इसकी फील्ड लाइन कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी। समझ आए? और इधर वाले में सिलेंडर में ऐसे आएगी। तो एक चीज आप देखिए, फील्ड लाइन ऐसे है, और किसी का एरिया वेक्टर किधर होता है बताइए? एरिया वेक्टर सरफेस से कैसा होता है? परपेंडिकुलर। ये एरिया वेक्टर हो जाएगा। इस वाले पे देखिए, इधर फील्ड और इधर ही क्या हो जाएगा? एरिया वेक्टर। अब बचा इसका ये कर्व सरफेस। कर्व सरफेस में किधर होगा? फील्ड तो ऐसे है, और एरिया हमेशा कैसा होता है? सरफेस से परपेंडिकुलर। तो कितना एंगल बनेगा? 90। तो कर्व सरफेस से फ्लक्स क्या होगा? 0। अच्छा, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है? Q इनसाइड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट ना। अच्छा, फ्लक्स टोटल कितने सरफेस से है? 3 से। 1, 2 और ये कर्व, 3 सरफेस से। तो 3, इसको नाम दे देते हैं 1, 2 और ये क्या? 3। तो 3 पार्ट में ये फ्लक्स टूट जाएगा। कैसे टूटेगा? 1 EDS cos थीटा प्लस 2 EDS cos थीटा प्लस 3 सरफेस से EDS cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q इनसाइड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ये बताइए इसमें से
ये वाला कर्व सरफेस वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, थर्ड वाला क्या हो जाएगा, 0। अच्छा इसमें दोनों में एंगल कितना बन रहा है, 0, cos 0 की वैल्यू कितना होगी 1, तो ये cos थीटा कितने के बराबर, 1 और 1 के बराबर ना। अच्छा फील्ड बराबर दूरी पे है ना शीट से, तो बराबर दूरी पे फील्ड क्या रहेगा, कांस्टेंट, तो फील्ड किधर आ जाएगी, बाहर, और ds क्या है, छोटा सा एरिया, इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, पूरा एरिया, तो इसका पूरा एरिया मान लेते हैं कितना है, a। अच्छा सर्किल का आप जानते हो पाई आर स्क्वायर, इसलिए नहीं रख रहा हूं क्योंकि कट जाना है अभी, ठीक है। अच्छा ये कितना आएगा, अगर ये ई ए आया है तो ये भी कितना होगा, ई ए, और यहां पे क्या बच रहा है, क्यू इनसाइड। अच्छा इस बार चार्ज जो है किसके पास है, थोड़ा सा बताइए, एरिया के पास है या वॉल्यूम के पास, एरिया के पास, तो कौन सा यूज करोगे, सिग्मा अपॉन क्यू अपॉन एरिया, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया, क्यू की जगह पे रख सकते हो सिग्मा इंटू, अब देखिए एरिया कॉमन होकर के कट जाएगा कि नहीं, तो ये कितना हो जाएगा, ई प्लस ई, 2e इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो e इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ये फार्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटर में बहुत काम आने वाला है, समझ आ रही ना बात। तो एक शीट की वजह से किसी डिस्टेंस r पे जो फील्ड होगी वो कितने के बराबर होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। एक बात यहां से और पता चलती है, यहां पे कहीं डिस्टेंस दिख रही है, इसे पता चलता है अगर कोई लार्ज शीट है, कैसी है, लार्ज शीट, तो किसी डिस्टेंस r पे जो फील्ड बनाती है वो कैसी होती है, कांस्टेंट होती है, कैसी होती है। तो शुरुआत में जब हम पढ़ाते थे तो कहते थे कि ये कांस्टेंट फील्ड का कॉन्सेप्ट है, वो कौन बनाता था, यही प्लेट बनाती थी, समझ आ रही ना बात। तो यहां पे लिख लीजिएगा फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, कर लीजिए। फिर एक जबरदस्त क्वेश्चन इस पे कराएंगे, हो गया ना। अगला हेडिंग डालिएगा यहां पे, नॉन कंडक्टिंग की जगह पे क्या कर लीजिए, कंडक्टिंग। हेडिंग क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग चार्ज शीट, कंडक्टिंग चार्ज शीट ना, कंडक्टिंग चार्ज शीट। देखिएगा यहां तक क्लियर है ना, देखो अगला कॉन्सेप्ट, कंडक्टिंग शीट अगर होगी तो अब वो चीज थोड़ा सा बोर्ड पे बना पाना मुश्किल है, फील करिएगा। इस शीट को ऐसे मैंने लगा दिया है, देखो ये ऐसे है ना, तो इसके दोनों तरफ चार्ज आएगा, अगर नॉन कंडक्टिंग होती तो इसके अंदर चार्ज चला जाता, तो एक लेयर बनती। अब कितनी लेयर बनेगी चार्ज की, 2 लेयर, ये सरफेस पे आ जाएगा चार्ज, ठीक है, सरफेस पे आ गया। अब एक बात बताइए, एक लेयर की वजह से ये सीधा हम निकाल देंगे, इसका डेरिवेशन नहीं करेंगे, एक लेयर की वजह से अभी पढ़ा है कितना होता है यहां पे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इसकी कितनी लेयर बन रही है, अगर दोनों की चार्ज डेंसिटी सिग्मा और सिग्मा है ना, तो कितना बन रही है, दो लेयर की वजह से कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एक लेयर की वजह से तो 2 गुना हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ आ रही ना बात। अब एक बात सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे बढ़िया से समझिएगा, आप नोट्स उठाइए और उसमें देखिएगा, जब मैंने ये पढ़ाया है, अगर मेटेलिक स्फीयर है, कैसा है, मेटेलिक स्फीयर, और वो चार्ज है, तो इसकी सरफेस पे जो फील्ड होती है वो कितना होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अगर सिलेंडर पढ़ाया है तब भी पढ़ाया है कि अगर सिलेंडर की सरफेस पे फील्ड निकालना चाहोगे, क्या निकालना चाहोगे, फील्ड, तो E इज इक्वल टू कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो आप देखिए इसकी खासियत, अगर मेटल की सरफेस पे फील्ड चाहिए, चाहे वो शीट हो, चाहे वो स्फीयर हो, चाहे वो सिलेंडर हो, शेप पे डिपेंड नहीं करती, फील्ड कितने के बराबर होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ आ रही ना बात, इसको कर लीजिए।
एक इस पे अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, एससीवी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप जवाब दीजिएगा इस चीज का। लिख चुके? ठीक है, इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। A charge Q is uniformly distributed over a large plastic plate. प्लास्टिक कैसी होती है? नॉन कंडक्टिंग। प्लास्टिक कैसी होती है? तो पहले आपने प्लास्टिक को क्या दिया? चार्ज दिया, कितना? Q दिया। फिर उसके बाद क्या करते हैं? The electric field at a point P close to the center of the plate is 10 volt per meter. आप क्या करते हो? प्लास्टिक की प्लेट लेते हो और उसको चार्ज कितना देते हो? Q देते हो। उसके बगल में एक पॉइंट है प्लेट के, उस पॉइंट पे फील्ड कितना दिखाई देती है? 10 वोल्ट पर मीटर। इफ द प्लास्टिक प्लेट इज रिप्लेस्ड बाय कॉपर प्लेट ऑफ सेम जियोमेट्रिकल डायमेंशन, अगर उस प्लास्टिक प्लेट की जगह पे सेम डायमेंशन की क्या रख देते हो? कॉपर प्लेट। तो कॉपर कैसा होता है? कंडक्टिंग होता है। तो कंडक्टिंग से रिप्लेस कर देते हो। तो कह रहा है आप ये बताइए, एंड कैरिंग द सेम चार्ज, और उसको सेम चार्ज देते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी विल बी, और उसी पॉइंट पे फिर फील्ड कितनी होगी? ना 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 ना, है 5 हो जाएगी। इसीलिए मैं पढ़ाया था। क्वेश्चन ये है, देखो मैं ऐसे समझा देता हूं। ये पहले प्लास्टिक है, नॉन कंडक्टिंग, इसको चार्ज क्यू दिया और यहां बगल में फील्ड देखी, तो कितना आई? 10 वोल्ट पर मीटर। फिर इसको हटा करके इसी डायमेंशन की हम क्या रख देते हैं? कंडक्टिंग प्लेट। कंडक्टिंग रखते हैं और वही चार्ज क्यू देते हैं, और फिर इस पॉइंट पे फील्ड निकालते हैं, तो कितनी आएगी? 10 आएगी। रीजन? चार्ज सेम है। हाँ देखो इसको भी सीखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, 10 ही आएगा ना। देखना ध्यान से, जब आपने ये वाला पढ़ा है, ये वाली नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए फार्मूला किसी डिस्टेंस आर पे कितना होता है फील्ड का, बताइए? E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिएगा, इस वाली कंडक्टिंग की जगह पे क्या दे देते हो आप? इस पे चार्ज कितना है? Q है। अब कंडक्टिंग की वो सॉरी, ये कौन सी है? नॉन कंडक्ट। अब नॉन कंडक्टिंग हटा करके इसकी जगह पे कैसी शीट देते हो? कंडक्टिंग। तो ये चार्ज दो पार्ट में डिवाइड होगा। ये सेम चार्ज दे रहे हो ना, तो दो पार्ट में डिवाइड होगा ना। तो एक चीज आप सुनिएगा, अगर यहां पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा थी, कितना थी? नॉन कंडक्टिंग को अगर आप चार्ज देते हो क्यू, तो चार्ज डेंसिटी कितना बनेगी? सिग्मा। कितना बनेगी? सिग्मा। अगर यही चार्ज सेम साइज का किसको देते हो? कंडक्टिंग को, तो चार्ज डेंसिटी सिग्मा बाई 2 सिग्मा बाई 2 बनेगी ना। अब निकालोगे तो सेम आएगी। अब देखिए, दो प्लेट की वजह से किसी डिस्टेंस आर पे फील्ड कितना होती है? एक प्लेट की वजह से, एक की वजह से सिग्मा, पहले 2 एप्सिलॉन नॉट लिख लेते हैं ना, और सिग्मा कितना है? सिग्मा बाई 2 है। तो ये एक की वजह से आया ना, तो दो की वजह से दो से क्या हो जाएगा? तो दो दो क्या हो जाएगा? फिर सेम आंसर आ जाएगा। तो कौन सा आंसर होगा? तो एक थ्योरेटिकल यहां से और बना दिमाग में कि अगर सेम चार्ज और सेम जियोमेट्रिकल की डायमेंशन रखती है, अगर आप मेटल को देते हो और नॉन मेटल को देते हो, तो उससे किसी डिस्टेंस आर पे जो फील्ड होगी वो कैसी होगी? सेम होगी। समझ आ रही ना बात? क्या हुआ? क्लियर है कि नहीं? ये दो गुना फील्ड होगी, तो दो दो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हेडिंग डालिएगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
चलो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखो। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें फील्ड पूछता है, उसको समझिएगा ना। एक मान लेते हैं ये कौन सा स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर। कैसा है? कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल मान लो, स्फेरिकल शेल, कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है। अब इसकी कैविटी के अंदर एक चार्ज रख दीजिए, कैविटी के अंदर एक चार्ज रख दिया। अब देखिए ये कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है, मतलब अंदर पूरा खाली है, ठीक है। ये लेयर है किसकी? मेटल की। अब आप देखिए जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो इसके अंदर वाली लेयर पे मेटल के इंडक्शन शुरू हो जाएगा ना, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ जाएंगे? अंदर वाली सरफेस पे। और ये नेगेटिव चार्ज की वैल्यू कितनी होगी? -Q। कितनी होगी? -Q। और जितना अंदर चार्ज आएगा -Q, उतना ही कहाँ पे आएगा? बाहर। और वो कितना हो जाएगा? +Q। कितना हो जाएगा? +Q। अब आप देखिए आपसे फील्ड पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? फील्ड पूछी जाती है। और वो दो जगह हो सकती है जहां पे फील्ड पूछते हैं, एक अंदर किसी डिस्टेंस पे और एक बाहर किसी डिस्टेंस पे। एक अंदर किसी डिस्टेंस पे और एक बाहर किसी डिस्टेंस पे। तो देखिएगा ध्यान से, इसकी रेडियस कितना मान लेते हैं स्फेरिकल शेल की? R। कितना मान लेते हैं? कैपिटल R। इसकी रेडियस मान लेते हैं कितना है? कैपिटल R। अब यहां पे मान लेते हैं अंदर किसी पॉइंट पे R/2 पे फील्ड पूछा है। कितने पे? R/2 पे। तो आप जानते हैं कैसे निकालेंगे? एक चीज आपको मैंने पढ़ाया, वो चीज याद रखिएगा कि अगर कोई शेल है उसके अंदर फील्ड क्या होती है। अगर कोई शेल है स्फेरिकल मेटेलिक शेल है तो उसके अंदर फील्ड क्या होती है? 0। तो ये जो बाहर पॉजिटिव चार्ज आया है ना, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये एक शेल के जैसा है ना। कैसा है? शेल के जैसा। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से अंदर फील्ड बनेगी? नहीं बनेगी ना। अंदर फील्ड क्या होगी? 0। और ये जो नेगेटिव चार्ज वाली शेल है, इसकी भी वजह से अंदर फील्ड नहीं बनेगी। सिर्फ किसकी वजह से बनेगी? ये जो सेंटर पे चार्ज है। तो फील्ड कितना हो जाएगी? ये R/2 पे कितना हो जाएगी? KQ डिवाइड बाई कितना होती है? डिस्टेंस का स्क्वायर। यही होगी ना। अच्छा, इस वाले पे अगर निकालना, मान लेते हैं ये वाली दूरी कितना है? 3R/2 ना। अगर आपको यहां पे फील्ड निकालना है 3R/2 पे, तब आप जानते हैं पूरे चार्जेस को कहां पे मान लेंगे? सेंटर पे। तो एक चीज आप समझिए, ये +Q ये -Q क्या हो जाएगा? कैंसिल। सिर्फ कौन सा बचेगा? Q। और Q से दूरी कितना है? 3R/2। तो E = कितना हो जाएगा? KQ डिवाइड बाई 3R/2 का बस आंसर हो जाएगा। समझ आ रही ना बात? तो कहने का सेंस ये है कि ये जो बिहेव करेगा, ये कैसा बिहेव करेगा? स्फेरिकल शेल के जैसा। एक अंदर वाली लेयर और एक बाहर वाली। और शेल के अंदर फील्ड क्या होती है? 0। तो अंदर वाले किसी पॉइंट पे फील्ड पूछेगा तो ये अंदर वाली लेयर और ये बाहर वाली लेयर कोई फील्ड नहीं बनाएगी। सिर्फ कौन सा बनाएगा? सेंटर वाला। इसको करिए, फिर एक क्वेश्चन इस पे कराते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप करके बताइए, ठीक है। इसी पे बेस्ड देखिएगा, इसको इरेज कर दे। इस वाले क्वेश्चन को करके बताइए ताकि आपको, इसको बुकों में कैविटी के नाम से लिखा होता है। चार्ज इज प्लेस्ड इन कैविटी। कैविटी मतलब खाली स्पेस है। और ये वाला कैसा है? स्फेरिकल है। और ये किसका बना हुआ है? मेटल का। अब हमने एक कैविटी में चार्ज रखा Q। कितना रखा? Q। और ये वाला जो बाहर वाला सरफेस है, इसको हमने चार्ज दे दिया अपनी तरफ से q। कितना दे दिया? q। अब आपको बताना है किसी डिस्टेंस R/2 पे फील्ड कितनी होगी? किसी डिस्टेंस R/2 पे फील्ड कितनी होगी? और किसी डिस्टेंस 3R/2 पे फील्ड कितनी होगी अगर इसकी रेडियस कितना है? R। इस बार बताइए कितना आएगा? दो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं। R/2 पे फील्ड कितनी होगी और 3R/2 पे फील्ड कितनी होगी? (4KQ/R²) दोनों 9R²। चलो देखते हैं, एक मिनट देखना ध्यान से। सबसे पहले
ये पहले पहले इंडक्शन होगा ना, पहले क्या होगा, इंडक्शन होगा, तो ये पॉजिटिव क्यू है, इधर कैसा आ जाएगा, माइनस क्यू ना, तो इसकी वजह से माइनस क्यू जब अंदर आएगा तो इतना ही चार्ज किधर जाएगा, बाहर, तो यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, प्लस क्यू। अब आपको पता है ये जो चार्ज है वो किसको है, पूरी सेल को है, तो सेल अंदर फील्ड नहीं बनाती, और ये जो निगेटिव चार्ज है ये भी सेल पे है, ये भी अंदर फील्ड नहीं बनाएगा, तो सिर्फ यही बनाएगा, तो कितना हो जाएगा, फील्ड इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर बाई 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया पहली फील्ड। दूसरी बताइएगा, यहां पे 3r/2 पे फील्ड, तो 3r/2 पे जब आप निकालोगे तो मैंने बताया ना पूरा चार्ज कहां पे ले लोगे, सेंटर, तो ये दोनों क्या हो जाने हैं, कैंसिल, बचेगा कितना, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू, तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के क्यू प्लस स्मॉल क्यू डिवाइड बाई 3r/2 का होल स्क्वायर, बस आंसर हो जाएगा। समझ आई बात? क्लियर रहेगा ना? जब पॉइंट बाहर होगा तो पूरा चार्ज कहां पे मान लोगे, सेंटर पे, तो ये प्लस क्यू माइनस क्यू कैंसिल हो जाएगा, एक्स्ट्रा कितना बचेगा, प्लस क्यू कैपिटल क्यू और प्लस स्मॉल क्यू। क्या क्या चीज माइनस, पूरा चार्ज कहां पे हो जाएगा, सेंटर पे, तो कितने चार्ज है, क्यू माइनस क्यू और कितना है, कितना बचेगा, समझ आ रही ना बात? और यही फील्ड बनाएगा बाहर। एक मिनट, ये क्वेश्चन ना उसमें स्लाइड में नहीं है मेरे ख्याल से, तो मैं लिखा दे रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, आप क्वेश्चन साथ में लिखते जाइएगा ना। असल में ऑनलाइन वाला गड़बड़ा जाएगा बोलने पे, और लिख देता हूं ना मैं। क्वेश्चन देखिएगा, ये PYQ है, अच्छा क्वेश्चन है, वो समझ आ गया ना सबको, इस वाले क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है, ट्राई करिए, बताइए इसको थोड़ा सा कोशिश करके। 3 स्फेरिकल शेल है, ट्राई करें, 3 स्फेरिकल शेल है और तीनों कॉन्सेंट्रिक, मतलब समझ रहे हो, कॉन्सेंट्रिक मतलब तीनों का सेंटर क्या होना, एक होगा, तो तीनों कैसे हैं, 3 कॉन्सेंट्रिक मेटेलिक शेल, एक और ये दूसरा और ये एक तीसरा, 3 है, इस पे चार्ज कितना दिया जाता है, पहले वाले को Q1, अच्छा इस पे जब दूसरे वाले को Q2 और तीसरे वाले को Q3, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, अच्छा जब यहां पे Q1 होगा तो इस रेड कलर वाले से क्या खींच लेगा आगे की तरफ, -Q1, क्या खींचेगा, तो इधर -Q1 जब जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा बताइए, दूसरी लेयर +Q1 ना, तो ये Q1 प्लस क्या हो जाएगा, Q2। अब जब इस लेयर पे रेड कलर वाले पे बाहर सरफेस पे कितना चार्ज है, Q1 प्लस Q2 है ना, तो अंदर वाले पे कैसा खींच लेगा, अगर बाहर वाली कैसी है, पॉजिटिव, तो अंदर इतना कैसा आ जाएगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, -Q1 प्लस Q2, इतना आ जाएगा इस वाली लेयर पे। अच्छा जब इतना इधर माइनस आएगा तो उधर कैसा आएगा, प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। नहीं समझ में आई बात, एक बार और समझा रहे, देखो इस पे कितना चार्ज था, तो जब इस पे +Q1 होगा तो रेड कलर वाले से क्या खींच लेगा, -Q1 अंदर की तरफ, तो बाहर क्या चला जाएगा, +Q1, तो पहले से Q2 था और ये क्या हो जाएगा, Q1, तो Q1 प्लस Q2। अब रेड कलर वाले पे बाहर कितना है चार्ज, Q1 प्लस Q2 है, तो ये प्लस में है ना, तो इतना ही इस वाले पे कैसा दिखेगा अंदर की तरफ, -Q1 प्लस Q2। अच्छा जितना अंदर माइनस दिखेगा इतना प्लस बाहर,
तो ये कितना हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब चार्जेस का क्या पूछा है, रेशियो, तीनों की चार्ज डेंसिटी कैसी है, चार्ज डेंसिटी कैसी है, सेम है। अब पहला देखो, चार्ज का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा इंटू एरिया। चार्ज का यही फार्मूला होता है ना, जब चार्ज किसके पास हो, एरिया के पास। तो यहां पे चार्ज एरिया के पास है, वॉल्यूम के पास तो है नहीं ना। तो अच्छा ये बताओ, पहले पे Q1 निकालते हैं। Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 इज इक्वल टू सिग्मा ना, और एरिया, इसकी रेडियस कितना दी हुई है R, और इसकी कितना 2R, और इसकी कितना 3R। तो पहले चार्ज Q1 निकाल रहे हैं ना, तो चार्ज Q1 निकालोगे, सिग्मा इंटू एरिया कितना हो जाएगा, इस स्फीयर का एरिया कितना होता है 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर ना। और इसको मैं बोल देता हूं K, अभी क्यों बोला हूं आपको समझ आ जाएगा, क्या बोल देता हूं K। अब अगली चीज सुनिएगा, अब मैं निकालने जा रहा हूं Q1, दूसरी जो सरफेस है ना उस पे चार्ज कितना है, Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2। अच्छा ये कितने के बराबर पूरा चार्ज होगा, चार्ज डेंसिटी दो तीनों पे कैसी है, सेम, इनटू एरिया कितने के बराबर होगा, 4 पाई इंटू 2R का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, सिग्मा इंटू ये कितना हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर तो रहेगा ही, 16 नहीं लिखेंगे, रीजन है यहां पे हम क्या निकाल लेंगे, इससे साइड में कितना निकाल लेंगे, ये 4 इधर लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। R स्क्वायर लिखा, ये 2 का स्क्वायर जो 4 है इसको इधर कर लिया, इतना चीज कितने के बराबर है, K के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा 4K। अच्छा अब देखो Q2 निकाल सकते हो, Q1 पहले से कितने के बराबर है, K प्लस Q2। तो Q2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, K उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा। अब ऐसे ही क्या निकालना है, देखो तीसरा निकालना है। अच्छा तीसरे स्फीयर पे चार्ज कितना है बाहर वाले पे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 कितने के बराबर होगा, सिग्मा इंटू एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई R कितना है 3R स्क्वायर। तो सीधा कितना लिख दे 9R स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 9R स्क्वायर ना। अच्छा ये बताओ सिग्मा 4 पाई R स्क्वायर कितने के बराबर होता है, K के बराबर। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 कितने के बराबर हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 कितने के बराबर हो जाएगा 9K के। अच्छा Q1 प्लस Q2 कितने के बराबर है, कितने के बराबर है, Q1 प्लस Q2 4K के बराबर है ना। तो 4K उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 5K। तो Q3 कितना हो जाएगा, अब देखो रेशियो निकाल लो, Q1 कितना है K, Q2 कितना है 3K, और Q3 कितना है 5K। तो कितना आ जाएगा रेशियो 1:3:5। बस आंसर। अगला देखिएगा कॉन्सेप्ट, ये स्फीयर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ आ गया स्फेरिकल मेटल के ऊपर। अब हम देखते हैं एक और कॉन्सेप्ट, इसको इरेज कर दे। देखो अगर ये मान लेते हैं दो प्लेट्स हो, कितनी प्लेट्स हो, दो प्लेट्स, एक पे 0 चार्ज है और एक पे Q चार्ज है, कितना है Q चार्ज। अब इस पे 0 चार्ज है और इस पे क्या है Q है। अगर ऐसा होता है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से होगा, जैसे इसमें तो समझ आ रहा था कि ये कैविटी है, कैविटी में चार्ज रखा हुआ Q, तो अंदर कितना आ जाएगा -Q और बाहर कितना चला जाएगा +Q। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ध्यान से सुनना। अगर इस पे चार्ज Q और इस पे 0 है तो पहले प्लेटों के बीच का टोटल चार्ज कर लो, Q + 0 कितना आ जाएगा Q, और डिवाइड बाई क्या कर दो 2। अब जो आंसर आए ना वो बाहर वाली प्लेटों को दे दो, तो इधर कितना हो जाएगा Q/2 और इधर कितना हो जाएगा Q/2। अच्छा इस पे हकीकत में प्लेट पे कितना चार्ज है, तो फाइनली भी 0 होना चाहिए। तो यहां पे मैं कितना रख दूं अंदर की तरफ -Q/2 ना। अगर यहाँ पे -Q/2 होगा तो यहाँ पे कितना होगा +Q/2। तो जोड़िए, देखिए ये दोनों को जोड़ करके Q आ रहा है और ये दोनों को जोड़ करके 0 आ रहा है, इसका मतलब ये सही है। ठीक है, इसको कर लीजिए।
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन प्लेट्स। हो गया ये? है, इन दोनों का चार्ज ऐड कर लो, ऐड करने के बाद डिवाइड बाई 2 कर दो, डिवाइड बाई 2 करने के बाद बाहर वाली सरफेस को दे दो, बाहर वाली सरफेस को Q/2, Q/2। अब इस पे चार्ज कितना है? 0। तो 0 होने के लिए क्या इधर लगाना पड़ेगा? -Q/2। तो ऐड करोगे 0 हो जाएगा। अगर इस सरफेस पे -Q/2 है तो इस पे कितना आ जाएगा? +Q/2। इन दोनों को ऐड करो, Q आ रहा है, इन दोनों को ऐड करो, 0। इस साइड -Q/2, तो 0 नहीं हो जाएगा नेट चार्ज, होना Q चाहिए। समझ आ रही ना? अभी एक क्वेश्चन और करा था, 1 मिनट रुक जाओ। एक पे Q है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बस मैं जुगाड़ से पढ़ा रहा हूं, यही ज्यादा बेहतर है, रख लो। ठीक है, 1 मिनट, इस बार बताओ कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कितना होगा? इन तीनों को ऐड कर लो, तीनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 2Q ना, और डिवाइड बाई क्या करना है? 2। अब कोई यहां दिमाग नहीं लगा लेगा, यहां 2 प्लेट थी तो डिवाइड बाई 2, यहां पे 3 है तो डिवाइड बाई 3। यही वाला लॉजिक रहेगा, डिवाइड बाई 2। समझ आ रही ना? वो गलती नहीं होनी चाहिए। टोटल चार्ज डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा? Q आ जाएगा ना। तो दोनों प्लेट को पहले बाहर वाली सरफेस पे कितना दे दो? Q और Q। अच्छा, इस पे कितना होना चाहिए? पढ़िए, कितना चार्ज है? तो Q तो ऑलरेडी हो चुका है, तो इसको मान लेंगे 0 ना। अगर यहां पे 0 है तो यहां भी क्या होगा? 0। अब इधर से आ जाइए, इधर Q है ना, तो 2Q होने के लिए कितना चाहिए? Q। और इस पे Q है तो इस पे कितना हो जाएगा? बस हो गया। समझ आ रही ना? बस इरेज करना पड़ेगा। अच्छा, ये डिवाइड करके यहां तक पहुंच गए। यहां तक के बाद दोनों सरफेस को कितना दे दिया? Q और Q दे दिया। अब मैंने देखा इस पे प्लेट पे चार्ज कितना है? Q। तो Q तो हो चुका है, तो कितना रखना पड़ेगा? तो इस वाली लेयर पे अगर 0 है तो सामने वाले फेस पे भी कितना होगा? 0। अब यहां तक हो जाने के बाद इधर से आ जाओ, इस वाले पे चार्ज कितना है? Q। होना कितना चाहिए? 2Q। बचा कितना है? Q दे दिया। इस पे +Q है तो इधर क्या होगा? माइनस। ठीक है। एक आपको ऐसे करने के लिए देता हूं, देखते हैं क्या आंसर देते हो। कौन सा? ये तो समझ गए हो ना, दोनों तरफ Q और Q दे दिया। अब इस पे प्लेट पे टोटल चार्ज कितना होना चाहिए? Q। तो Q हो चुका है। अब क्या लोगे आप? Q में 0 ही जोड़ोगे तभी Q आएगा, और इस पे 0 तो इस पे भी 0। इसका हर बच्चा करके बताए। 1, 2, 3, 4। -3।
वैसे माइक्रो गुलाम होना चाहिए, लेकिन गुलाम ही करके कर लेते हैं, मेन तो कॉन्सेप्ट है। बताइए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस बार कैसा होगा अगर इतना इतना चार्ज 4 प्लेटों को दिया जाए। पहले सारे चार्ज को क्या करेंगे, ऐड। तो कितना होगा, -3 -1 -4 -5 +2 कितना हो जाएगा, -3/2। ये इतना मिला। अब ये दोनों चार्ज कहां दे देना है, -3/2 और -3/2 ना। ये कर लिया। अब इसके बाद चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप बताइए आगे वाला। आया? देखो कैसे करोगे, इधर देखो, ये -3/2 हो गया, इस ये तो हो गया इधर से। अब देखो होना कितना चाहिए, -3। तो एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं, पहले तो ऐसे लिख देता हूं, यहां पे -3/2 लिख दो, तो ये दोनों जोड़ोगे यही आएगा। और ये बात आती कैसे है, पता कैसे चलती है, ऐसे देखो, ये -3 होना चाहिए था, ये -3 होना चाहिए था, उसमें से इतना चार्ज जा चुका है, तो जा चुका है तो माइनस करोगे ना, समझ आ रहे? तो कितना आएगा बताइए, -3 + 3/2, तो ये कितना हो जाएगा, -6 और +3 कितना हो जाएगा, -3/2। फिर से मैं बता रहा हूं, इस पे कितना कूलाम चार्ज होना चाहिए, -3 होना चाहिए, और ऑलरेडी ये कितना निकाल चुका है, तो बचा कितना होगा, इसमें से इसको माइनस ही तो करोगे, तो ये कितना हो जाएगा, -3/2। अच्छा इस लेयर पे -3/2 होगा तो 100% सामने वाले पे कितना होगा, +3/2। अच्छा होना कितना चाहिए, मतलब दोनों लेयर को जोड़ करके माइनस, तो इसमें से -1 में से इतना जा चुका है ना, कितना, +3/2। तो इसमें से इसको क्या कर दो, माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा, -5/2। तो इसको कितना आ जाएगा, -5/2। अगर इसको -5/2 है तो इसको कितना हो जाएगा, +5/2। अच्छा होना कितना चाहिए, 2 होना चाहिए इस वाले पे, और उसमें से निकल कितना चुका है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये 5/2 क्या है, जल्दी से आ जाएगा, 5/2 मतलब 2.5 कूलम ना, और दिया कितना है, 2 में से 2.5 खर्च कर दिया, तो इसका मतलब माइनस पॉइंट करना, माइनस, समझ आ रहे? और ये क्या हो जाएगा, अब इन दोनों को जोड़ोगे तो यही आएगा, बस आंसर हो जाएगा। समझ आया? एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आप घर से ट्राई करिएगा ना, मतलब ऐसा नहीं कि इसके बाद क्लास खत्म हो रही है। ये Q1 दिया और इसको Q2, अब इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताना है। ये जानते हैं कैपेसिटर में 2 कॉन्सेप्ट होता है, एक इक्वली चार्ज कैपेसिटर होता है और एक अनइक्वल भी हो सकता है, वो यही है, वो वहां पे हम कैपेसिटर में बदल देंगे इसको, समझ आ रही ना बात? इसको होमवर्क के लिए दिया हूं, यहीं पे करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराएं, हो गया, ये भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे ही है क्वेश्चन ना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से मिला हुआ, और ये SCV का उसका है,
ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सोचने वाला है। कह रहा है ए मेटेलिक स्फेरिकल शेल, मेटेलिक स्फेरिकल शेल है, इस पे चार्ज कितना है, चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू ना। अब कह रहा है ए पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द शेल। स्मॉल क्यू चार्ज कहां पे है, सेंटर, सेल के सेंटर पे। अब कह रहा है another चार्ज Q1, Q1 कहां पे है, Q1 कहां पे है, बाहर है। तो Q1 बाहर है, आउटसाइड, इट एज शोन इन फिगर। ऑल द थ्री चार्जेस आर पॉजिटिव, ऑल द थ्री चार्जेस आर पॉजिटिव। द फोर्स ऑन द चार्ज एट द सेंटर इज, द फोर्स ऑन द चार्ज एट सेंटर इज। तो सेंटर पे, सेंटर वाले चार्ज पे फोर्स कितना होगा आपसे पूछ रहा है। कितना होगा, क्यों, रीजन क्या है, जीरो। हाँ, ये मेटेलिक स्फीयर है, इसके अंदर फील्ड क्या होगी, जीरो। हाँ, ये भी लॉजिक सही है, ठीक है। लेकिन और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, इसको बढ़िया से समझिएगा, ठीक है। रीजन क्या है, इसी से जुड़ा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, उसमें मामला फंस जाएगा। समझ आ रही ना बात, तो इसको समझना बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, इस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और ये भी चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, ये भी चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज ना। अच्छा, ये पॉजिटिव चार्ज जो स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज है उसके करीब है ना, तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्या करेगा, तो रिपेल करके इसको मैक्सिमम दूरी तक भगाएगा ना। अच्छा, ये पॉजिटिव एक और काम करेगा, ये जो मेटल है ना, मेटल के पास कैसा इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेगा, खींच लेगा अपनी तरफ। इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा ना, और पॉजिटिव्स को क्या करेगा, रिपेल कर देगा। तो पॉजिटिव्स इधर आ जाएंगे, समझ आ रही ना बात, पॉजिटिव्स किधर चले आएंगे, इस तरफ चले आएंगे। क्लियर रहेगा ना। ये पॉजिटिव, इनके पॉजिटिव जो चार्जेस थे उनको धकेल दिया इधर, और किसको खींच लिया, नेगेटिव्स को खींच लिया ना। अब ध्यान से सुनिएगा, ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं लगाएगा। किधर लगाएगा, इधर की तरफ लगाएगा। समझ आ रही ना। और ये जो फील्ड है, ये जो फील्ड किधर से किधर होती है बताइए, पॉजिटिव से किधर, नेगेटिव की तरफ होती है। तो ये जब फील्ड में कौन सा चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव ना, तो पॉजिटिव पे फोर्स किधर लगता है, फील्ड की वजह से किधर लगता है, फील्ड की तरफ ना। पॉजिटिव पे फोर्स किधर लगता है, फील्ड ही की तरफ लगता है। तो इस फील्ड की वजह से फोर्स इधर लगेगा। समझ आ रही ना बात। तो इस पे नेट फील्ड क्या होगी, जीरो होगी, जिससे फोर्स भी क्या होगा, जीरो होगा। समझ आ रही। अच्छा, मेटल की खासियत क्या, ये मेटल है ना, क्यों जीरो मैं कह रहा हूं, समझने की कोशिश करिए। मैंने आपको एक जगह पढ़ाया था इस बात को, ये पढ़ाया था, मेटल के पास भर भर के फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तब तक इसको इलेक्ट्रॉन को खींचता रहेगा और पॉजिटिव को धकेलता रहेगा जब तक ये वाली फील्ड और ये वाली फील्ड आपस में क्या ना हो जाए। अच्छा, इसकी वजह से, पॉजिटिव की वजह से फील्ड किधर बनेगी, इधर ना। और ये क्या कर रहा है, एक काम और क्या कर रहा है, ये इधर फील्ड बना रहा है ना, और एक काम क्या कर रहा है, नेगेटिव को खींच रहा है और पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है। तो एक फील्ड अपोजिट भी तैयार कर रहा है एक ही टाइम पे। तो जब अपोजिट तब तक करता रहेगा क्योंकि ये मेटल है, मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है। तो ये तब तक करता रहेगा जब तक ये फील्ड क्या ना हो जाए। तो यहां पे नेट फील्ड जीरो होगी, तो फोर्स क्या होगा, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इनटू फील्ड। तो जब फील्ड ही जीरो होगी तो फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फील्ड यहां पे क्या है, जीरो। नहीं समझ आई बात, क्लियर रहेगा। रुक जाओ, अभी अभी छापना आराम से। अगला क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है, है? तब लग जाता।
तब ये इसको क्या करता, खींचता, और ये इसको रुक जाओ, अगर ये माइनस होता ना, ये इसको क्या करता, पॉजिटिव खींचता, तो पॉजिटिव खींचता, और यहां पे कैसे चार्ज दिखते, ये नेगेटिव दिखता, और फील्ड ऐसे बनती ना, तो ये वाला चार्ज इस पे फोर्स ऐसे लगा रहा होता, या फील्ड ऐसे लगा रहा होता, समझ आए। और नेगेटिव पे फोर्स किधर लगता है बताइए, फील्ड के, तब भी कैंसिल हो जाता। समझ आ रही ना बात, क्लियर रहेगा ना। अगला वाला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ, एकदम सिमिलर। जब यहां पे फील्ड ही जीरो है तो फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कोशिश करिएगा, इसका आंसर मेरे ख्याल से आपको देना चाहिए, पढ़िए। एमेट, रुक जाइए, ये वाला नहीं, सॉरी, ये वाला। कंसीडर द सिचुएशन ऑफ प्रीवियस प्रॉब्लम, जो प्रीवियस प्रॉब्लम की सिचुएशन है वही है। द फोर्स ऑन द सेंट्रल चार्ज ड्यू टू दिस शेल, शेल की वजह से सेंट्रल चार्ज पे फोर्स किधर लग रहा है बताइए, शेल की वजह से सेंट्रल चार्ज पे फोर्स उधर लग रहा है ना, फील्ड की तरफ लगेगा ना यार, और ये किधर लगा रहा है, इधर, और ये शेल किधर लगा रही, इधर, तो ये दायां है या बायां, राइट ना, ऐसे करके देखेंगे टुवर्ड्स राइट, तो कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा, अरे यार वो वाला था ना, कौन सा सही होगा, टुवर्ड्स राइट सही, कौन सा सही होगा, टुवर्ड्स राइट। तो शेल किधर फोर्स लगा रही, इधर, और वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो किधर लगा रहा है, इधर। क्लियर रहेगा ना। चलिए अब छाप लीजिए इसको। तुम लोग सब भूल भाल गए हो क्या, फील्ड में हमेशा पॉजिटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगता है, फील्ड की तरफ, और नेगेटिव में किधर लगता है, अपोजिट की तरफ। तो ये फील्ड सेल इधर बना रहा है ना, तो सेल इधर फील्ड बनाएगा, तो इधर ही क्या होगा, फोर्स होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसी कंडक्शन पे एक और क्वेश्चन कह रहा है, फिगर शोज ए क्लोज सरफेस विच इंटरसेक्ट ए कंडक्टिंग स्फीयर ना, इंटरसेक्ट ए कंडक्टिंग स्फीयर, ये कौन सा स्फीयर है, कंडक्टिंग, और ये कौन सी सरफेस है, क्लोज सरफेस। हम कह रहा है इफ ए पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड एट पॉइंट पी, यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज प्लेस कर दिया जाता है, कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज प्लेस कर दिया, अरे यार यहां पे एक क्या प्लेस कर दिया जाता है, पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज जब यहां पे प्लेस करोगे तो कह रहा है इस क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, अनडिफाइंड होगा, जीरो रहेगा, क्या रहेगा। अब ये बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या चीज है, कंडक्टिंग मतलब मेटल, मेटल से क्या चीज खींचेगा, नेगेटिव्स को इधर कर देगा ना, और पॉजिटिव्स को किधर कर देगा, इधर की तरफ। तो ये पॉजिटिव्स किसके अंदर है, क्लोज सरफेस के अंदर, तो ये क्या बनाएंगे, फ्लक्स, और फ्लक्स पॉजिटिव चार्ज की वजह से कैसा बनेगा, पॉजिटिव, कैसा बनेगा, बस सही। क्वेश्चन क्या है, ए मेटेलिक शेल, फिर शेल है, शेल मतलब आप समझ रहे हो ना, हालो स्फीयर, कैसा है, हालो स्फीयर। ये ऐसे देखो, इतना क्या है, खाली है ना, इतना हिस्सा क्या है, खाली है, तो इसको क्या बोलेंगे, हालो मेटेलिक शेल। हैज ए पॉइंट चार्ज क्यू,
केप्ट इनसाइड है, ये केप्ट इनसाइड इट्स कैविटी। ये जो खाली जगह होती है इसे क्या बोलते हैं? कैविटी बोलते हैं। विच वन ऑफ दी फॉलोइंग डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स? इसमें से कौन सा डायग्राम एकदम परफेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है अगर कोई चार्ज इस कैविटी के अंदर सेंटर को छोड़ करके कहीं और रखा होता, किसी और पोजीशन पे रखा होता, सेंटर पे नहीं, कहाँ, किसी और पोजीशन। तो सबसे पहले एक बात मैं आपको बताऊं, मेटल के अंदर फील्ड लाइंस नहीं होती, तो ये तो ऐसे गलत हो जाएगा। पढ़ा चुका हूं फील्ड लाइंस, मेटल के अंदर फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में फील्ड लाइंस नहीं होती। अच्छा अब इधर आ जाओ, ये अच्छा ये बताओ, मैंने आपको बताया है कि अगर किसी मेटल से या किसी चार्ज से फील्ड लाइन निकल रही हो तो वो अक्सर महसूस होती है कि वो फील्ड लाइन कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है? सेंटर से। कहाँ से आ रही? तो इसका सेंटर तो यहां कहीं नजर आ रहा है। अच्छा ये लाइन देखो कहां से नजर आ रही है, यहां से आ रही है, उसके बगल से आ रही है ना। अच्छा ये वाली लाइन इस वाले सेंटर से आ रही है, ये रेड कलर वाले, इसका मतलब ये भी क्या है, किसी मेटेलिक सरफेस से फील्ड लाइन अगर निकलेगी तो कहां से महसूस होगी, कहां से आ रही? सेंटर से। अच्छा इन दो डायग्राम में से कोई सही होगा ना, ये भी गलत है। रीजन क्या है? मैंने ये पढ़ाया है कि सारी फील्ड लाइन कितने एंगल पे निकलती है, बराबर एंगल पे निकलना चाहिए। ये बराबर एंगल पे है, इधर पूरा खाली है, तो ये भी क्या हो जाएगी, गलत। अब मैं कह रहा था कि फील्ड लाइन जो मेटेलिक सरफेस से निकलेगी वो कहां से महसूस होनी चाहिए। तो देखिए हर लाइन यहां से सेंटर से लग रही है कि नहीं, है कि नहीं? समझ आ रही ना बात? तो ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, तो आज की क्लास इतना ही और इससे आगे देखेंगे कल। ठीक है, थैंक यू।